नमस्कार। कौन होगा उत्तराधिकारी, इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के सहारे, या यूं कहें इस खबर के सहारे, आप बहुत ऐसी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि बिहार में हो क्या रहा है। उत्तराधिकारी को लेकर छिड़ी जंग में किस हद तक पॉलिटिक्स हो रहा है, आज हम उत्तराधिकारी के इस खेल को कुछ इस तरीके से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत हम जस्टिस फॉर निर्भया के उस पूरे एपिसोड से करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उसका क्रोनोलॉजी आप नहीं समझेंगे तब तक आपको उत्तराधिकारी के इस जंग को आप नहीं समझ पाएंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। जहानाबाद की एक छात्रा जो पटना में 3 वर्षों से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसकी अचानक मौत हो जाती है। बीमार होने से लेके उसकी मौत होने तक सब कुछ शांत सा था। अचानक उसके मौत के बाद गुलवी घाट डेड बॉडी पहुंच जाता है। वहां किसी का फोन जाता है कि निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ है। फिर गुलवी घाट पर मौजूद लोग पास के छात्रावास में फ़ोन करते हैं और फिर हंगामा शुरू होता है कारगिल चौक पर। पुलिस लाठियां चलाती है। चीज़ें सब कुछ जो समान तौर पर जो होता है वो चल रही थी। लाठी चार्ज हुआ, दाह संस्कार भी हो गया निर्भया का। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि भाई ये आत्महत्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। कि अचानक पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आता है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इसके साथ रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक फिर निर्भया के न्याय की लड़ाई तेज हो जाती है। आनन फानन में पुलिस मुख्यालय के आदेश पे 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और जांच की दिशा अचानक जहानाबाद की तरफ मुड़ जाता है। पूछताछ, लगातार पूछताछ हो रही है। दबा कैसे, क्या हुआ, एसआईटी का गठन, बहुत सारी चीजें चलती रही। अनुसंधान अपनी दिशा में चल रहा था। इसी दौरान एक फॉरेंसिक रिपोर्ट, मतलब मामला एकदम शांत हो गया था। जहानाबाद में शिफ्ट हो गया कि जहानाबाद में जो है सो कहीं न कहीं लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद में हुआ है, और उसी गुस्से में या उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर यहाँ सुसाइड कर लिया है। मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था। इसी दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट लीक होता है कि निर्भया के अंदर गारमेंट्स में एक सीमेन मिला है। अरे वाह! फिर क्या था? फिर हंगामा शुरू। आनन फानन में जो है सो कार्रवाई शुरू हुई। 25 लोगों का ब्लड लिया गया, सभी लोगों का ब्लड मिलान किया गया, किसी से डीएनए नहीं मिला। तो मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई के सुपुर्द करने के बाद ये बात सामने आई कि आखिर 20 दिन 25 दिन तक पटना पुलिस ने क्या किया, एसआईटी ने क्या की। तो एसआईटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरीके से हुआ जैसे लग रहा हो कि जबरन उनको कहा गया हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, एवं कॉरम पूरा कर दीजिए, क्योंकि ये बातें लगातार आ रही थी कि अगर विधानसभा में ये सवाल उठा तो गृह मंत्री जवाब क्या देंगे, तो उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस तरीके से किया गया जैसे इस पूरे खेल के पीछे जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे उनको एक और मौका मिल गया। खैर, मौका मिलने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगा और लोग सीबीआई जांच कब होगा, सीबीआई कब जांच लेती है, इस पर ज़्यादा फोकस होने लगा। वैसे जहानाबाद में इस बीच में पदयात्रा भी हुआ, मौन यात्रा भी हुआ। अब दिल्ली में भी इसको लेकर एक प्रोटेस्ट का आयोजन होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे निर्भया के न्याय की लड़ाई लोग इंतजार करने लगे थे कि आखिर सीबीआई कब केस लेती है, क्या खुलासा होता है।
इसी बीच पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है कल देर रात। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद आज जिस तरीके से राहुल गांधी का ट्वीट आता है, उसके बाद प्रियंका का ट्वीट, उसके बाद चंद्रशेखर रावण का ट्वीट, और फिर ट्वीट का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला कहीं न कहीं एक बार फिर से नीट की छात्रा के न्याय की लड़ाई में एक अलग मोड़ ले गया है। जो मामला शांत होता हुआ दिख रहा था, वो अचानक एक बार फिर से जागृत हो गया है। अब गौर करिएगा कि पूरे इस नीट प्रकरण में, नीट छात्रा के प्रकरण में जब जब ये मामला शांत होता है कि अब शांत हो गया, अब पुलिस अपना अनुसंधान में की दिशा को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं ले जाए, कुछ न कुछ अचानक हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना सहयोग है या प्रयोग है? फिर अंडरगारमेंट्स में सीमेन का होना संयोग है या प्रयोग है? और उसके बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 वर्ष पुराने मामले में, यह संयोग है या प्रयोग है? जब तीनों घटनाक्रम पर अगर आप गौर करिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस मुख्यालय, गृह मंत्रालय, अन्य मार्ग, इन तीनों में कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और ये चीज़ें इस तरीके से चल रही है कि जो केस पूरी तौर पर सॉल्व हो चुका था, जिस केस में गुनाहगार कौन है वहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय अलग अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की पूरी छूट पुलिस के द्वारा लगातार हर मौके पर देखने को मिला है। इसलिए ये सहयोग नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ उत्तराधिकारी को लेकर जो घमासान चल रहा है, मतलब नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, कहीं न कहीं निर्भया की न्याय की लड़ाई को उसी उत्तराधिकारी की लड़ाई के साथ साथ जोड़ा जा रहा है। मतलब निर्भया के सहारे कोई इस उत्तराधिकारी के रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको टारगेट किया जा रहा है। निर्भया के न्याय की लड़ाई के सहारे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे को पर कालिख लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कालिख लगाने वाला या डिस्क्रेडिट करने वाला कौन है? कौन है जो नीतीश के संभावित उत्तराधिकारी पर दांव खेल रहा है? क्या ये सब कुछ दिल्ली से हो रहा है, या फिर अन्य मार्ग में बैठे वो अधिकारी और पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी और दिल्ली में बैठे मंत्री जी कुछ खेल तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राहुल और प्रियंका के इस मैदान में आने के साथ ही निर्भया के लड़ाई का एक राष्ट्रीय फलक पर पहचान तो आ गई, पहचान बन गई कि कुछ न कुछ बिहार में हुआ है, और इस वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी बिहार भी आ रही है और आकर परिजनों से मिलने वाली है। तो फिर खेला होवे। ऐसे में इस बात को समझिए कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में सबसे आगे कौन है? गृह मंत्री। और इस निर्भया के मामले में जो कुछ भी सामने आ रहा है और जिस तरीके से सामने आ रहा है, निशाने पर कौन है? गृह मंत्री। तो क्या ये माना जाए इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में गृह मंत्री को निशाना बनाने के लिए निर्भया का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है इस केस में शामिल तमाम अधिकारियों को पता है, लेकिन कार्रवाई करने से अधिकारी बच रहे हैं। कहीं दिल्ली के मंत्री के इशारे पर तो नहीं? बड़ा सवाल है। ऐसे में यह भी सवाल है कि निर्भया के न्याय की लड़ाई का हश्र कहीं नवरूना वाला तो नहीं होने वाला है?